नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एमसीक्यू की क्लासेज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये आपकी क्लास 8 रहने वाली है, यानी कि 1 से लेकर के 7 तक क्लासेज अपलोड कर दी गई हैं और प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली जितनी भी क्लासेज हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको बीपीएससी के एग्जाम को लेकर के आपको थोड़ा सा अपडेट बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी आपके मैसेज आ रहे हैं और आप पर्सनली फ़ोन भी कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपका टीआरई थर्ड आपका रहने वाला है या आपका मार्च में रहने वाला है, यानी कि 15 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के आ रही है टीआरई 4 को लेकर के। तो जो हमारे के पाठक जी उन्होंने बोला है कि आपको टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 भी मिलेगा, वो आपको अगस्त में मिलने वाला है। तो देखिए, अब आपको जो काफ़ी विद्यार्थी स्टेट का अभी फॉर्म डाले हैं वो सोच रहे हैं कि सर हमें मौका नहीं मिलेगा, तो आपके लिए टीआरई 4 आ रही है, आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो अब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए आपका जो एमसीक्यू की सीरीज चल रहा है, जो 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, आपको इसे देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवाने वाला हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाती हैं। अब उसके बाद आपके लिए बीपीएससी के लिए स्पेशल हम क्या करने वाले हैं, तो बीपीएससी के लिए स्पेशल आपकी थ्योरी क्लासेस में लेकर के आने वाला हूं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी बीपीएससी ने पीवाईक्यू लिए हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितनी भी हैं, उनका सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। देखिए, एक तो आपका अगस्त में पीजीटी हुआ था, अभी आपका दिसंबर में टीजीटी और पीजीटी 2 पेपर हुए थे, यानी कि आपके अभी तक बीपीएससी 3 पेपर ले चुका है। इन तीनों पेपरों का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उसके बाद हम आपकी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जल्दी आपके लिए इन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आने वाला है, 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। देन हम इन तीनों पेपरों को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये खत्म होते हैं उसके बाद हम थ्योरी लेकर के आएंगे। देखिए, इनका लाने का मतलब ये है कि अब आपको प्रॉपर पूरी एनसीईआरटी, पूरी एससीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। देखिए, 1 महीने में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे साथ जुड़ करके इन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपके माइंड में भी क्लियरिटी होगी और आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, बीपीएससी किन किन टॉपिकों को ज़्यादा टारगेट करता है, किन क्वेश्चनों से मतलब जो किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पीजीटी का जो अगस्त में हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के आने वाली हैं। उसके बाद हम टीजीटी का लाएंगे, पीजीटी का लाएंगे, देन हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो अभी बीपीएससी का पेपर देने वाली हैं मार्च में, उनके लिए यहाँ से प्रॉपर तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब आपको फोकस क्या करना है, जो 40 नंबर का आपका जीएस वाला पोर्शन है, इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। यही आपका गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसी से आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है 80 नंबर का, ये लगभग सभी का समान रहता है, यानी कि सभी इसको अच्छे से अपना कर लेते हैं और सभी के नंबर लगभग सेम आते हैं, बस 2-4 नंबर का ऊपर नीचे रहता है। जो आपका मेरिट में आपको ऊपर लेके जाएगा वो लेके जाएगा जीएस। तो इस पर भी आप साथ ही साथ फोकस करते रहिए। आपको इन 80 नंबरों की तैयारी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए आपको मैं पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। तो जल्द हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। जब तक आपने अगर हमारी जो 1000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसको नहीं देखा है, तो आप 1 से लेकर के 7 तक सभी की सभी क्लासेस को देख लीजिएगा और आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित राग, राग लड़ी, राग कदम या फिर आपका राग रागनी। तो जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, आपका राग कदम बोला जाता है। आपका यह राग कदम गोपाल नायक जी के द्वारा इसकी सबसे पहले जानकारी मिलती है, यानी कि गोपाल नायक ने इसको खोजा था, या कहें कि इसका संस्थापक कौन है, गोपाल नायक। देखिए, उन्होंने क्या बोला था कि आपकी 32 रागों को 32 राग और एक प्रबंध की रचना की थी। 32 राग और एक प्रबंध की रचना की किसने की, गोपाल नायक ने। उन्होंने उससे राग प्रबंध बोला है, यानी कि राग कदम बोला है। ये आपका होता है राग कदम। इसमें आपके देखिए अनेक रागों का प्रयोग होता है, लगभग 32 रागों का इसमें प्रयोग किया जाता है। गोपाल नायक जी ने 32 राग और एक प्रबंध की रचना की, उसी को उन्होंने राग कदम
बोल दिया गया था। अब देखिए आपका जो राग कदम है इसको कर्नाटक में क्या बोला जाता है, और आपका उत्तरी संगीत में इसको क्या बोला जाता है। देखिए कर्नाटक में इसको आपका राग मालिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राग मालिका, और आपका हिंदुस्तानी में राग माला बोला जाता है। तो ये इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जो आपका राग कदम है यह प्रबंध का एक भाग है, इसमें आपको यह जानकारी पता होना चाहिए। अब देखिए राग कदम के बारे में मैं इससे रिगार्डिंग आपको जो हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। मिश्रित राग, रागमाला, रागमालिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रागमाला है इसको दक्षिणी संगीत में क्या बोला जाता है, दक्षिणी संगीत यानी कि आपका कर्नाटक संगीत। दक्षिणी संगीत को आपका कर्नाटक संगीत भी बोला जाता है। तो कर्नाटक संगीत में आपका रागमाला को क्या बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपका जो अभी मैंने आपको बताया था कि राग कदम है, राग मालिका है या रागमाला है, यह सभी एक ही हैं, बस इनका अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग है। राग मालिका आपका कर्नाटक संगीत में है, रागमाला आपका हिंदुस्तानी संगीत में इसका नाम है। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, केवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है, त्रवट, ख्याल, चतुरंग या फिर ठुमरी। तो आपको बताना है आपका जो केवाड़ प्रबंध है इसको किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए आपका जो केवाड़ प्रबंध है इसको त्रवट के नाम से जाना जाता है। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आपके जो प्रबंध हैं उनके अलग अलग नाम और मिलते हैं। एक मिलता है आपका पंचतालेश्वर, दूसरा मिलता है आपका केवाड़ प्रबंध, तीसरा मिलता है आपका राग कदम। ये आपके प्रबंध के ही भाग हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रबंध के निम्न में से कौन से भाग हैं, तो ये तीनों ही पंचतालेश्वर प्रबंध, केवाड़ प्रबंध और राग कदम प्रबंध, ये तीनों ही आपकी प्रबंध ही रहने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ब्रजदेशी में वर्णित चोच्छा गीति से किस आधुनिक गायन का रोल का जन्म हुआ है, किस आधुनिक गायन का जन्म हुआ है। ठीक है, धमार का, ख्याल का, ध्रुपद का या फिर ठुमरी का। तो आपका जो ब्रजदेशी में वर्णित आपका जो चोच्छा गीति है इससे किस आधुनिक जो गायन शैली है उसका जन्म हुआ है, क्या है आपका गायन शैली। तो आपको बताना है कौन सी गायन शैली आपकी रहने वाली है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं जो आपका ब्रजदेशी है उसमें ध्रुपद के बारे में यह जानकारी मिलती है कि चोच्छा गीति से आपका ध्रुपद का आपका आविष्कार हुआ है। अब देखिए इसका आविष्कार आपका शुद्धा गीति से भी माना जाता है, किससे, आपका शुद्धा गीति से। ये भी आपको आ सकता है, शुद्धा गीति भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और चोच्छा गीति भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए ध्रुपद के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, इसका आविष्कार किसने किया था, तो मानसिंह तोमर जी ने। मानसिंह तोमर जी ने, मानसिंह तोमर ये कौन थे, तो यह ग्वालियर के राजा थे। मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मान कुतूहल। कौन सी पुस्तक लिखी थी, मान कुतूहल। उसमें इन्होंने ध्रुपद के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। वहीं से पता चलता है कि ध्रुपद के बारे में पूरा का पूरा प्रचार प्रसार इनिशियल फेज में किसने किया था, तो मानसिंह तोमर जी ने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सारंगदेव की शुद्धा गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ है, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ख्याल। तो ये आपको बताना है सारंगदेव जी की शुद्धा गीति से किस गायन शैली का विकास हुआ है, यानी कि जन्म हुआ है। तो देखिए आपका जो ध्रुपद है शुद्धा गीति से ध्रुपद का हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ब्रजदेशी के अनुसार चोच्छा गीति से हुआ है, शुद्धा गीति आपका सारंगदेव जी के अनुसार यहाँ पर हुआ है। तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी अचल पदों वाली गायकी है उसको किस नाम से जाना जाता है, धमार, त्रवट, ख्याल या फिर ध्रुपद। तो अचल पदों वाली जिसमें आपके अचल पद रहते हैं वह आपका ध्रुपद, क्या है आपका ध्रुपद। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है।
तबला का, पखावज का, मृदंग का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो ताल वाद्य है यह आपका उत्तरी संगीत के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मांगी जा रही है। तो आपको बताना है ध्रुपद के बारे में। देखिए ध्रुपद के साथ आपका पखावज की संगति की जाती है। किसकी की जाती है? पखावज की संगति यहाँ पर आपकी की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए आपका जो ध्रुपद है, ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ण का, गमक का, मुर्की का या फिर खटका का? देखिए आपको मैं टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और इस आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कर्ण का होता है या फिर गमक का होता है? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं तो आपकी ध्रुपद गायकी है कैसी गायकी है? या गंभीर प्रधान गायकी है। कैसी गायकी? आपकी गंभीर प्रधान। अब आप सभी को पता ही होगा जो गंभीर प्रधान गायकी होती हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें आपका गमक का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका मीण का प्रयोग किया जाता है। जो गंभीर प्रधान गायकी होती हैं उसमें गमक और मीण प्रयोग में ली जाती हैं। और इनमें आपका जो गंभीर प्रधान गायकी होती हैं उनमें आपका तान और आपका खटका इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका गमक और मीण का। जो आपकी चंचल प्रकृति वाली गायन शैली होती है उनमें तान खटका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार अच्छे से लेके लीजिएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। आपका बीपीएससी में आया था, स्टेट में आया था, आपका ईएमआरएस में आया था, यानी कि जहाँ जहाँ पर आपका म्यूजिक का पेपर होता है वहाँ पर यह क्वेश्चन आपका बनता है। तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या बोला जाता था? व्यंग्यकार, नायक, गायक या फिर कलावंत? तो क्या बोला जाता था इसको? तो आपका कलावंत बोला जाता था प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को। तो आप इसे अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा। और आपका ऐसे भी आ सकता है कि कलावंत किससे संबंधित है? आपको ध्रुपद मिलेगा, धमार, ख्याल, ठुमरी। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि आपका जो कलावंत है यह आपका ध्रुपद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका ध्रुपद से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? तो ध्रुपद का आविष्कार किसे माना जाता है? महर्षि भरत जी को, मानसिंह तोमर जी को, तानसेन, अमीर खुसरो? तो आपका जो ध्रुपद है इसका आविष्कार मानसिंह तोमर जी ने किया था। मैंने अभी आपको बताया था यह ग्वालियर के राजा थे। इनका एक पुस्तक था मान कुतूहल। इनका बुक कौन सा था? मान कुतूहल। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मान कुतूहल का फारसी अनुवाद किसने किया था? फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मान कुतूहल का फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह ने किया था। किसने किया था? फकीरुल्लाह। तो ये भी आपका आ सकता है, किस नाम से किया था? राग दर्पण के नाम से। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आपको मानसिंह तोमर जी से रिलेटेड। अब देखिए इनकी पत्नी थी गुर्जरा, उनका नाम था गुर्जर, मतलब जो गुर्जर जाति से आते हैं उनकी कन्या थी, इसलिए उसका नाम गुर्जरा था। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अभी इतना ही हम देख लेते हैं। आगे हम बात करेंगे ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? 2, 5, 4, 3। 2, 5, 4, 3। तो ध्रुपद के कितने अवयव यहाँ पर रहने वाले हैं आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं ध्रुपद के आपके 4 अवयव यहाँ पर रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं आपके? तो 4 अवयव यहाँ पर रखे गए हैं ध्रुपद के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? ध्रुपद के साथ बजाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण ताल कौन सी है? रूपक, तीव्रा, दादरा या फिर झपताल? तो आपको बताना है ध्रुपद के साथ इनमें से कौन सी ताल सबसे अधिक बजाई जाती है। तो देखिए आपका जो तीव्रा ताल है इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। तो तीव्रा ताल है ये ध्रुपद के साथ सबसे अधिक बजाई जाती है। देखिए आपको और तालें भी मिलती हैं, 4 ताल और आपकी सूल ताल, ये 2 तालें भी बजाई जाती हैं। लेकिन आपको इन दोनों का नाम ऑप्शन में नहीं है, तो आपको सूल ताल मिले, 4 ताल मिले या फिर तीव्रा मिले, इनमें से कोई सा भी अगर आपको नाम मिलता है तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है।
ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन सीरीज हमारी अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत को सराहा सकते हैं और आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुपों पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे भी विद्यार्थियों को पता लगे कि इतना महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए, द्रौपदी की कितनी वाणियाँ मानी जाती हैं, तो आपको बताना है द्रौपदी की कितनी वाणियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, 5, 2, 6 या फिर 4। तो देखिए, द्रौपदी की वाणियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द्रौपदी की 4 वाणियाँ हैं। 4 वाणियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी गोबराहर वाणी। कौन सी आपकी? गोबराहर वाणी। दूसरी आपकी खंडाहर वाणी। तीसरी आपकी नोहार वाणी। तीसरी कौन सी आपकी? नोहार वाणी। चौथी कौन सी आपकी? डागोर वाणी। अब देखिए, यहाँ से इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आगे भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि द्रौपदी की कितनी वाणियाँ हैं, तो द्रौपदी की कितनी वाणियाँ हैं? 4। अब इनकी प्रवर्तक से क्वेश्चन आपका बनता है, तो गोबरहार वाणी की प्रवर्तक कौन है आपके? तानसेन जी। कौन है आपके? तानसेन जी। इसे क्या बोला जाता है गोबरहार वाणी को? तो इसे राजा की संज्ञा दी गई है। खंडहार वाणी के कौन है? तो राजा समोखन सिंह है। कौन है आपके? राजा समोखन सिंह। राजा समोखन सिंह यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। इसे आपका सेनापति की उपाधि दी गई है। क्या बोला जाता है इसको? सेनापति। जो आपके नौहार वाणी है, इनके प्रवर्तक कौन है? तो इसके हैं श्रीचंद्र। इसे आपका सेवक की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? तो सेवक की। अब नेक्स्ट है आपका डागोर वाणी। इसके कौन है आपके? ब्रजचंद, या आपका स्वामी हरदास भी आपका मिलता है कहीं कहीं पर, स्वामी हरदास। इसे आपका मंत्री की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, आपका जो डागोर वाणी है, यह क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, यहीं से आपका पूरा का पूरा फंस जाएगा। अगर इसके बाहर जाता है, तो जो हम आपको बीपीएससी की थ्योरी लेकर के आने वाली हैं, बीपीएससी की थ्योरी जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम को टारगेट करेगी, मतलब जो आपका बीपीएससी के में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसी के आधार पर हम थ्योरी लेकर के आने वाले हैं। तो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वह सीरीज रहने वाली है। तो यहाँ से आपको यह क्वेश्चन सीरीज देखना है पर डे, और आपको जो मैं थ्योरी लेकर के आने वाला वो भी, उसकी क्लासेस भी आपको पर डे देखना है, जिससे आपका जो म्यूजिक का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से द्रौपदी की 4 वाणियाँ आपकी रखी गई हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, खंडार वाणी की प्रवर्तक कौन है? देखिए, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, राजा समोखन सिंह, स्वामी हरदास, तानसेन या फिर नायक कुंभ। अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको मैं देखना चाहता हूँ कितना आपका जो मेमोरी है वो तेज रहने वाली है। तो आपको बैक नहीं करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, द्रौपदी की गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? द्रौपदी की गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? समोखन सिंह से, श्रीचंद से, तानसेन से या फिर बेजू बाबरा से। तो देखिए, आपका जो गोबरहार वाणी है, यह आपका तानसेन जी से मानी जाती है। जैसे आपका राजा की उपाधि दी गई है। किसकी दी गई है? तो आपका राजा की उपाधि, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहाँ से आपको जो आपका द्रौपद है, उसका मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, यानी कि द्रौपद से संबंधित आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। आगे हम बात करेंगे, श्रीचंद की वाणी का क्या नाम था? तो आपके जो श्रीचंद थे, डागोर, नौहार, गोबरहार या फिर खंडाहार। तो आपको बताना है श्रीचंद की जो आपकी वाणी थी उसका क्या नाम था? तो श्रीचंद की वाणी का नाम था आपका नौहार वाणी। क्या था? नौहार वाणी। इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसको आपका सेवक की संज्ञा दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन की किस गीति से उत्पन्न माना गया है? शुद्धा गीति, गौड़ी गीति, भिन्ना गीति या फिर आपका साधारण गीति। तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी जो
धमार गीति है, जो धमार गायन शैली है, ये आपकी किस गीति से संबंधित रहने वाली है? तो आपकी ये रहने वाली है भिन्ना गीति से। देखिए मैंने अभी आपको बताया शुद्धा गीति से कौन है? तो आपका ध्रुपद। भिन्ना गीति से कौन है? आपका धमार। ठीक है, आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? तो आपकी धमार गायन के साथ आपकी धमार ताल ही प्रयुक्त की जाती है। कौन सी ताल की जाती है? तो आपकी धमार ताल। अब देखिए यहाँ से आपको देखना है धमार ताल में, तो धमार ताल में आपकी कितनी मात्राएं होती है? धमार ताल में मात्राएं कितनी होती हैं? धमार ताल में विभाग कितने होते हैं? थाली कौन सी मात्रा पर होती है? ताली कौन सी मात्रा पर होती है? तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। धमार ताल में आपकी 14 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं और आपकी 8वीं मात्रा पर खाली होती है, और आपकी पहली, 6वीं और 11वीं इन मात्राओं पर आपकी ताली लगती है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके बोलों के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बोल क्या रहने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आपका क धिट धिट ता आ, ग ते ट ते ट ता आ, ये आपकी धमार ताल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये आपकी कुल 14 मात्रा हैं। 8वीं मात्रा पर आपकी खाली है, पहली मात्रा पर सम है, दूसरी आपकी तीसरी। तो इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए पहले विभाग में आपकी 5 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 5। दूसरे विभाग में आपकी 2 मात्राएं हैं, यानी कि क्या है आपकी मात्रा। तीसरे विभाग में आपकी 3 मात्राएं हैं। चौथे विभाग में आपकी 4 मात्राएं हैं। अब देखिए यहाँ से आपके जो 4 विभाग हैं, चारों विभागों में मात्राओं की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यह किस प्रकार की ताल है? तो यह ताल आपकी विषम पदी ताल है। कैसी है? आपकी विषम पदी ताल। विषम पदी, समपदी और मिश्र पदी आपकी तालें रहती हैं। देखिए आपका जो विषम पदी होता है उसके सभी विभागों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, यानी कि भिन्न रहती है। समपदी में क्या होता है? जिसके विभागों में सभी मात्राएं समान रहती हैं। और मिश्र पदी क्या होता है? उसमें आपकी जो विभागों की मात्रा होती है वो मिश्र करके रहती है। लेकिन हालांकि आपकी 2 ही रहती हैं, समपदी और विषमपदी। मिश्र पदी के बारे में आपको कुछ भी जानना नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है धमार ताल। धमार ताल आपका धमार गायन शैली में प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है? तो धमार गीतों में मुख्य रूप से आपका राजा के गुणों का, ब्रज की होली का, बसंत के गीतों का, देवी देवताओं की कहानी का। तो धमार गायन शैली में आपका ब्रज की होली का वर्णन रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें आपकी ब्रज की होलियों का वर्णन किया जाता है और क्या क्या रहता है। देखिए राधा कृष्ण का इसमें वर्णन रहता है। किसका रहता है? आपका राधा कृष्ण के बारे में इसमें आपकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आपकी धमार गायन शैली रहने वाली है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि धमार गायन शैली आपका होली से संबंधित, आपको होली मिले तो आप धमार गायन शैली के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? 18, 12, 16 या फिर 14। तो देखिए आपकी जो धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की है? 14 मात्रा की है। विभाग इसमें 14 रहने वाले हैं। सभी विभागों की जो मात्रा हैं वो समान रहती हैं, इसलिए इसको विषमपदी ताल बोला जाता है। 8वीं मात्रा पर खाली है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गौड़ी गीति आज की किस गायन शैली से मिलती है? जो आपकी गौड़ी गीति है यह किस गायन शैली से मिलती है? ख्याल से, ठुमरी से, टप्पा से या फिर धमार से? तो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपकी गौड़ी गीति है आज की किस गायन शैली से मिलती है? तो गौड़ी गीति आपकी ठुमरी से मिलती जुलती है। किससे मिलती है? आपकी ठुमरी से। वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है ठुमरी। देखिए यहाँ से ठुमरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इसका आविष्कार है वाजिद अली शाह ने किया था। किसने किया था? वाजिद अली
शाहजी के द्वारा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे आगे हम बात करेंगे गौड़ी गीति को ठुमरी नाम कहाँ प्रदान हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी गौड़ी गीति है इसको ठुमरी के साथ कहाँ पर नाम इसका प्रदान किया गया था। तो मुगल काल में, अंग्रेजों के समय में, मतंग के समय में, या आधुनिक समय में। तो इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि गौड़ी गीति को ठुमरी नाम कहाँ पर प्रदान हुआ था। देखिए मुगल काल में आपका जो गौड़ी गीति है इसको ठुमरी नाम दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। फूल ताल, झपताल, चारचर या फिर कैरवा। तो आपको बताना है ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। देखिए आपको मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताता चल रहा हूं क्योंकि आपका समय कम है। मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो और आपका बेफजूल में समय बर्बाद किया जाए। देखिए काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर आप लाइव क्लासेस कब लेती हैं। देखिए मैं अभी लाइव नहीं ले रहा हूँ, आपका रिकॉर्डेड ही मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि लाइव में आपका टाइम वेस्ट होता है। हम जल्दी, अगर आपको नीड रहेगी, हमें भी नीड रहेगी, तो हम जल्द लाइव का पूरा शेड्यूल हम आपको बता देंगे कब कब आपकी लाइव रहने वाली है। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हम इसके लिए आप कमेंट करिए कीजिएगा। आप जितना भी आपका कमेंट आएगा उसको मैं रीड करूंगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो स्पेशली मैं आपको संडे को प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चारचर ताल। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका चारचर ताल। अब देखिए ठुमरी के साथ आपकी और भी तालें यहाँ पर बजाई जाती हैं जो कि महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली हैं। कौन कौन सी रहने वाली हैं आपकी, इसके साथ आपका दीपचंदी ताल भी, आपकी पंजाबी ताल भी है, ये भी ताल आपकी आ सकती हैं। ये आपकी तीनों ताल ठुमरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी ताल रहने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तबला, मृदंग, पखावज या फिर डुग्गी। तो ठुमरी के साथ कौन सा आपका ताल वाद्य बजाया जाता है, तो आपका रहने वाला है तबला। देखिए ठुमरी के साथ आपका तबला बजाया जाता है और ध्रुपद के साथ आपका पखावज बजाया जाता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और ख्याल के साथ भी आपका तबला ही बजता है। आजकल तबले का ही प्रचलन ज़्यादा है, पखावज का बहुत ही कम प्रचलन आपका होने लगा है। यानी कि आजकल तो आपका ध्रुपद के साथ भी तबले का आपका संगति दिया जा रहा है। आगे है निम्न में से किस गायकी में वेहलावा का अधिक प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टप्पा के साथ, ठुमरी के साथ, धमार के साथ या फिर ध्रुपद के साथ। तो वेहलावा का प्रयोग आजकल किसके साथ प्रयोग में किया जाने लगा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठुमरी के साथ आपका वेहलावा का प्रयोग किया जाता है। देखिए उपज का प्रयोग आपका ध्रुपद और धमार के साथ किया जाता है। उपज का मतलब होता है आपका नई नई स्वरावलियों का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठुमरी की पूर्वी शैली का कला चित्र कौन सा है। तो ठुमरी की पूर्वी शैली का कला चित्र कौन सा है, बिहार, बनारस, दिल्ली या फिर बंगाल। तो आपका जो पूर्वी शैली है ठुमरी की, इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा रहने वाला है, तो आपका पूर्वी क्षेत्र बनारस आपका रहने वाला है। तो बनारस की ठुमरी बहुत ही ज़्यादा फेमस आपकी रहती हैं। वो आपकी बनारस की ठुमरी किस शैली से आती हैं, तो पूर्वी शैली से आपकी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, ठुमरी की जयपुर शैली में डेडेडेस प्रधान है। तो जो आपकी ठुमरी की जयपुर शैली है इसमें क्या प्रधानता रहती है, तंत्रकारी अंग, राग अंग, भाषा, कथन अंग। तो इसको आपको बताना है कि आपकी जो जयपुर शैली है इसमें किसकी प्रधानता रहती है। तो आपका जो कथन अंग है जयपुर शैली में, कथन अंग ठुमरी की प्रधानता रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे बेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है। गीत, तराना, ख्याल, टप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। जो आपकी बेसरा गीति है इससे आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलन में आई है। तो देखिए आपकी जो बेसरा गीति है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेसरा गीति आपकी रहने वाली है टप्पा से, यानी कि आपका जो टप्पा है यह बेसरा गीति से रहने वाला है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए बेसरा गीति किससे संबंधित है, आपकी टप्पा से संबंधित। देखिए टप्पा होता क्या है, टप्पा देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है टप्पा, यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें टप्पा लगाते हैं तो वो मतलब उसका क्या होता है, बॉल का उछलना कूदना।
तो ऐसे ही समझ सकते हैं, टप्पे का मतलब होता है आपका उछलना कूदना। क्या होता है आपका? उछलना कूदना। टप्पे का मतलब भी क्या होता है आपका? उछलना कूदना। अब देखिए इसका आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था इसका सोरी मियाँ जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो सोरी मियाँ जी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अब देखिए टप्पा में आपका टप्पा ताल प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा ताल प्रयोग में लिया जाता है? टप्पा ताल, जो कि आपका 16 मात्रा का ताल यहाँ पर रहने वाला है। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो टप्पा गायकी आपकी टप्पा ताल में ही गाई जाती है। कौन सी ताल में गाई जाती है? तो आपकी यह टप्पा ताल में ही गाई जाती है। अब देखिए टप्पा ताल से संबंधित कुछ आपको बता देता हूँ। इसमें मात्रा कितनी है? तो आपकी 16 मात्राएं हैं। विभाग कितने हैं? विभाग आपके 4 रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा इसके मैं बारे में बता देता हूँ आपको। इसका जो 4 विभाग हैं, चारों विभाग में 4-4 मात्राएं रहती हैं। कितनी मात्रा रहती हैं आपकी? 4-4 मात्राएं। तो यह आपकी किस प्रकार की ताल रहेगी? तो यह आपकी रहेगी संपदी ताल। किस प्रकार की रहेगी? संपदी ताल। अब देखिए इसकी जो खाली रहने वाली है आपकी, खाली आपकी 9वीं मात्रा पर होती है। और ताली के बारे में हम देखें तो 1, 5 और 13वीं मात्रा पर आपकी ताली रहती है। तो इस प्रकार से आपकी जो टप्पा ताल है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली मात्राएं आपकी रहने वाली हैं 16। तो जो आपकी टप्पा ताल है इसमें आपकी 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं आपकी? तो 16 मात्राएं यहाँ पर आपकी रहने वाली। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब देखिए हमने आज आपसे 30 क्वेश्चनों पर चर्चा की है, जो कि गायकी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली है। देखिए आपको मैं जो क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यह सीरीज रहने वाली है। डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप जो प्रीवियस क्वेश्चनों को एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। जो हम आपको क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो विद्यार्थी चाहती हैं कि हम कहीं पर भी थ्योरी ना पढ़ के या फिर किसी का पेड कोर्स ना लेकर के, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे शुरू से लेकर के एंड तक, तो आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। देखिए बीपीएससी के लिए आपका जल्द हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आने वाली हैं। 4 से 5 क्लास आपकी रहेंगी। हम आपका जो तीनों पेपर हुए हैं उनको कवर करवा देंगे, देन हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, जिससे हम कम समय में अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी करवा सकें। देखिए इस प्रकार से आपका रहने वाला है। एस्टेट के जितनी विद्यार्थी हैं, एस्टेट के लिए हमारी क्लासेज चल रही हैं, तो आप एस्टेट में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप एस्टेट के में ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन है शिक्षा प्लैनेट का, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, और यह पीडीएफ आपको